अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और थोड़ा थोड़ा सर्द मौसम को कराची में आज तो ना कहूँ वैसे, आज नॉर्मल ही था ना। ये आदत होगी अब थोड़ी बहुत सुबह हल्की फुल्की खुनकी और जो होती है उसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल मतलब सारे कराची से थोड़ी हैं भाई। टेक प्रिकॉशंस। कराची वालों को पहले एड्रेस कर लो ना, वरना नाराज हो जाएंगे। आना जाना यहीं से होता है ना। अच्छा तो फिर भाई पहले आपने प्रिकॉशंस लेनी है क्योंकि इट्स क्वाइट विंडी, डस्टी। तो ये नज़ला ज़ुकाम की शिकायत जो हैं वो इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, तो वो फिर हो सकती है। बाकी मुल्क के जो हमारे या मुल्क बल्कि दुनिया के तोलो अर्ज में, क्योंकि हमारा शो पूरी दुनिया में देखा जाता है, जो भी पाकिस्तानी वहाँ पर बसते हैं तो वो भी अपने अपने हिसाब से एहतियात कर लें, क्योंकि मौसम सरमा जो है उसकी शिद्दत काफ़ी होती है और फिर इसमें कोविड भी थोड़ा सा तेज़ी से स्प्रेड होता है। अब आप देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी कोविड है, जी, तो अल्लाह पाक उनको सेहत कामना अता फरमाए। और वो तमाम तो लोग जो कि बीमार हैं, चाहे वो कोविड है, चाहे वो डेंगू है, बहुत सारी बीमारियाँ इस वक्त हम देख रहे हैं कि नई नई किस्म की बीमारियां भी आ गई हैं हमारे इस मार्केट में। कहते हैं ना कि सेहत की मार्केट में, तो अल्लाह पाक हमें इन तमाम तो चीज़ों से महफूज रखे। अच्छा, आज बड़े कुछ सीरियस ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमारा बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि तालीम। पाकिस्तान में अगर हम सालाना तौर पे देखें तो स्कूल से जो ड्रॉप आउट्स बच्चों का जो रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बजाय ये कि ये कम हो। अच्छा, हम कमी की तरफ जाएं, ये बढ़ता चला जा रहा है। आप जो 2019 में देखेंगे, बजाय कि वो 2020 में बेहतर हो, वो 2021 में वर्स्ट हो गया। आप अंदाजा करें कि ये उस वक्त हम बात कर रहे हैं कि हम जब रोया करते थे कि जी गोस्ट स्कूल्स हैं, गोस्ट टीचर्स हैं, घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, लेकिन स्कूल जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। स्कूलों में बाड़े बने हुए हैं और ताखें बनी हुई हैं, न जाने क्या क्या बना हुआ है। और ऐसे में जो बच्चे स्कूल जा भी रहे थे उनके भी जाने की शरह कम से कम होती जाए, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होने का सोच भी सकता है। राह पर गामजन होना तो दूर की बात है ना, वो तो चलें एक अलग ही मामला है। और एक आपके आइन में जब लिखा हुआ है कि मुफ्त तालीम आपका हक है, आपका बुनियादी हक है। 16 साल की उम्र तक अगर ये हक आपको नहीं दिया जा रहा तो रियासत ये हक आपको फराहम करेगी। लेकिन उसके बावजूद रियासत मकरूज है आपकी फिर, अगर वो आपको मुफ्त तालीम नहीं दे रही। सवाल से बात करेंगे जी। तो दुनिया भर में आज तलबा का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो तलबा को दरपेश जो मसाइल होते हैं उस हवाले से बात किए जाए। तलबा की अहमियत कितनी होती है, उनके लिए तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और तलबा क्या किरदार अदा करते हैं मुल्क का फ्यूचर बेहतर करने के लिए। इसलिए तो उनको कहते हैं कि जी कि ये तो मामार हैं मुस्तकबिल के, तो अगर उनका हाल अच्छा ना हो तो वो मुल्क का मुस्तकबिल क्या बेहतर करेंगे। जैसे भी हम टॉप स्टोरी से पहले बात भी कर रहे थे कि कितनी पाकिस्तान में शरह है ड्रॉप आउट्स की। इट्स लाइक मोर देन 40% मुल्क में ड्रॉप आउट्स की शरह जो है बढ़ती चली जा रही है और इसकी एक बड़ी वजह सती साहब है पॉवर्टी है। और दूसरा एक और चीज़ भी है कि ये वो लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते थे लेकिन उसके बाद उनको भेजने से कासिर है। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। एक तो ये है कि जिस तरीके से गुर्बत की आपने बात की कि एक वक्त था जब गुजारा मुमकिन था, अब दो चीज़ें रह जाती हैं कि या तो इंसान 2 वक्त की रोटी किसी तरीके से मैनेज कर ले या फिर बच्चों को स्कूल भेज ले, क्योंकि स्कूल भेजने की सूरत में भी वहाँ पर अखराजात अलग होते हैं। तो जब बात आ जाती है सर्वाइवल की, एक बात होती है बेहतरी की कि जले जीत का मुस्तकबिल बेहतर होगा, लेकिन उससे पहले इंस्टिंक्ट होती है कि किसी तरीके से जिंदा रहा जाए। बिल्कुल। और जिंदा रहने के लिए खुराक जरूरी है जिसकी श्योरिटी किसी को भी हासिल नहीं है, और खास तौर पर वो लोग जो कि सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और जैसे बात कर रहे थे ना कि ये रियासत का अहम फर्ज है कि वो अवाम को मुफ्त तालीम की सहूलत दे। ये हमारा एक बुनियादी हक है कि जब हम टैक्स दे रहे होते हैं तो तालीम तो हम पे हो जाती है ना कि भी किस तरीके से आपने हमें बेहतर तालीम के मौके फराहम करने हैं, जैसे कि अच्छे ममालिक में होता है जहाँ आप टैक्स अच्छा दे रहे होते हो आपको तालीम मुफ्त मिलती है। आपके जो आईने पाकिस्तान है ना उसका एक आर्टिकल है, उसको खोल के सब देख सकते हैं, दैट इज 25A। वो आर्टिकल 25A ये कहता है कि 5 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक जो रियासत है वो पाबंद है कि बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करे।
इट्स नॉट इवन फर्स्ट पाबंद है, यू आर बाउंड टू डू दैट। लेकिन क्या हमें वो मुफ्त तालीम हासिल है? क्या वो बजट में अगर देखा जाए तालीम का, तो तालीम पर इतना फोकस किया जाता है, सरकारी स्कूलों पर इतना खर्च किया जाता है, और मुल्क में जैसे तमाम तो सूबों की सूरत हाल है ना, कुछ वैसी ही सूरत हाल हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाब आपको बताएं कि 306 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। छोटा नंबर नहीं है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 306 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल जो हैं ये गैर फाल पड़े हुए हैं। इनमें 275 प्राइमरी, 27 मिडिल और 4 हाई स्कूल शामिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पेशावर में भी 3 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो कि बंद हैं, और ये बताती है कि कितना फोकस है हुकूमत का तालीम पर। ये जो सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे आपने सती बात की कि क्योंकि पावर्टी जो है इतनी बढ़ती चली जा रही है, फिर लोगों की कुव्वत खरीद जिस तरीके से कम होती चली जा रही है, तो लोग ये परेशान है कि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दें, या फिर हम बच्चे को अच्छी तालीम दें, या अच्छे को यूनिफॉर्म दें, तो वो लोग क्या करें? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि एक वो डिटेल्स जो सामने आई थी ना, 7000 स्कूल सिर्फ सिंध में थे, तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान भर की बात की जाए तो एक मतलब एक जायजे के मुताबिक, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 30,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं कि जो कि सिर्फ पेपर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ये सोचें कि 30,000 स्कूल ऐसे हैं जो पेपर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है उनके जो मुतालिका स्टूडेंट्स होते होंगे वो भी पेपर में एग्जिस्ट करते होंगे। तो चले जी, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा हम उनसे जान लेते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो स्कूल हैं ये सिर्फ ऑन पेपर्स हैं और गैर फाल। हमारे साथ मौजूद है पेशावर से हमारे नुमाइंदा शाजिया निसार। शाजिया, ये बताइएगा, ये तो खैबर पख्तूनख्वा से काफी बड़ी तादाद में स्कूल जैसे आए हैं, जिसमें प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है, जो कि गैर फाल पड़े हैं, वजह क्या है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो पूरे सूबे में है वो 306 स्कूल ऐसे हैं जो गैर फाल है। 275 जिसकी तादाद है वो प्राइमरी है, 27 स्कूल जो है वो मिडिल है, जबकि 4 हाई स्कूल भी गैर फहाल है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसमें 173 जो स्कूल है वो फीमेल के हैं, और इसमें हाई और जो प्राइमरी स्कूल है वो दोनों शामिल है। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की जो तालीम का रेशो है वो वैसे भी कम है, लेकिन गैर फहाल स्कूल होने की वजह से जो वालिदैन है वो दूर दराज अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। ये जो सबसे बड़ा असर ये भी पड़ता है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो पीटीआई की 2 दौरा हुकूमत थी उसमें तालीमी इमरजेंसी हर बार रही है, लेकिन तालीमी इमरजेंसी के बावजूद भी 306 स्कूल जिसमें हाई, मिडिल, प्राइमरी सब स्कूल शामिल है और वो गैर फहाल है। जो सबसे ज्यादा फिगर है वो वजीरिस्तान में है। वजीरिस्तान में इस वक्त साउथ में 90 के करीब जो स्कूल है वो बंद है। एक तरफ तो दहशतगर्दी से तबाह हुए हैं और बदअमनी के बाद जो हालात सही हुए हैं, और वहाँ पर एजुकेशन सिटी भी जो महकमे तालीम की जानिब से अनाउंस की गई है कि एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है, लेकिन एजुकेशन सिटी के बावजूद भी अगर देखा जाए तो साउथ वजीरिस्तान में इस वक्त 90 स्कूल बंद है, कोहिस्तान में 62 स्कूल बंद है, कुरम जो है जो एक्स ट्राइबल था तो उसमें 27 स्कूल बंद है, और लकी मरवत में 17, जबकि नॉर्थ वजीरिस्तान में भी 12 स्कूल बंद है। और सबसे बड़ी बात और मजाक की बात यह है कि हैरत की बात है कि पेशावर जो कि दारुल हुकूमत है वहां पर भी इस वक्त सिटी के अंदर 3 स्कूल गैर फहाल है। तो अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से रोजाना प्रेस रिलीज जारी होती है, रोजाना ऐलानात होते हैं, अनाउंस किए जाते हैं तालीमी मंसूबे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी तादाद में सूबे में 306 के करीब जो स्कूल है वो गैर फहाल है, तो तालीम की जो सिलसिला होगा वो किस तरह आगे जाएगा? या जो तालीमी इमरजेंसी है उस पर जो सवाल है वो तो बिल्कुल सामने है कि स्कूलों की एक तो हालत बहुत खराब है, एक वहाँ पे फर्नीचर नहीं है, दूसरा गैर फहाल है, और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त सूबे में 22,000 जो असातिज़ा की असामियां है वो भी खाली है। तो अगर उसको फिल कर लिया जाए तो सूबे की जो गैर फाल स्कूल है उसको फाल आसानी से बनाया जा सकता है। 22,000 असामियां खाली है असातिज़ा की। तो फोकस कहाँ है सूबाई हुकूमत का? ये मतलब दैट्स अ बिग क्वेश्चन। शाजिया निसार, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। तो जैसे इमेजिन के एक तो 300 से ज्यादा स्कूल, फिर उसके बाद वजीरिस्तान वगैरह की जो सिचुएशन उन्होंने बताई, फिर ये है कि 22,000, ये सिर्फ असामियां नहीं खाली, ये 22,000 जॉब्स थी जो कि नहीं पहुंची आगे तक, जो नहीं पहुंची आगे तक। प्लस एक एजुकेशन सिटी भी बनाने जा रहे थे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं अगर उनके अंदर टीचर्स नहीं होंगे, स्टूडेंट्स नहीं होंगे, या वो बंद होंगे, गैर फाल होंगे, तो फिर बाकी तो सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ बयानात की हद तक हैं। मतलब ये कि मीडिया अटेंशन हासिल करने के लिए हम एजुकेशन सिटी बनाएंगे। कहाँ है एजुकेशन सिटी भाई?
नहीं नजर आना। अच्छा जी, जरा मुल्क के सियासी मैदान पे अगर हम जरा नजर दौड़ाएं तो वहां पे जो सूरत हाल है, अभी हम देख रहे हैं कि आजकल तोशाखाना का जो केस है उस हवाले से बड़ी बातचीत की जा रही है, उस घड़ी के हवाले से बातचीत की जा रही है। और उसी हवाले से कल इमरान खान साहब ने जब खिताब किया, वीडियो खिताब किया जो हकीकी आज़ादी मार्च में जो शुरा मौजूद थे उनसे, तो उसमें इमरान खान साहब का कहना था कि तोशाखाना की चीजें बेचने का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं, खुदारा इंसाफ देकर मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएं। ये उन्होंने कहा जी अपने शुरा से खिताब करते हुए। और साथ में इनका भी कहना था कि नवाज और आसिफ जरदारी आर्मी एक्ट में तरमीम करने जा रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, ये जो जनाब एक खाना काबा की तस्वीर वाली हीरो से मुज़य्यन एक घड़ी है जिसका तस्करा हो रहा है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बातें हो रही हैं और इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है कि जी घड़ी किस तरीके से लेके कहाँ पर बेची गई। फिर दुबई से एक शख्सियत जो है वो उनका नाम सामने आया, उन्होंने कहा जी कि मुझे इस तरीके से बेची गई थी। तो आए रोज़ इस चीज़ पे प्रोग्राम्स वगैरह भी हो रहे हैं और इस चीज़ को हाईलाइट भी किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ की जानिब से उस पर अपना मौक़िफ़ भी दिया जा रहा है। सिर्फ घड़ी नहीं है जनाब, इसके साथ स्टार्ट्स भी हम उसमें देख रहे हैं कि इसमें कफलिंग्स हैं, उसके बाद इसमें रिंग है, ये जो पेन है अगर आप पेन को बिल्कुल सीधा करेंगे तो उसमें खाना काबा बना हुआ है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब ये कस्टम मेड घड़ियां होती हैं और इसी तरीके से पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स की ये तकरीबन ये घड़ी बेची गई। तो बहरहाल इस हवाले से इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और किस तरीके से रब्ता किया गया। तो ये शफाफ इस बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। खान साहब ने तो केस करने का भी कहा है। बिल्कुल जी, खान साहब ने केस करने का भी कहा है। डेफेमेशन पे है। डेफेमेशन पे खान साहब ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं, वो ये कहते हैं कि खान साहब मुकदमा करें, ठीक है, सारी बातें अदालत में आएंगी, हुकूमत तोशाखाने से मुताल्लिक कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग का वाज़ेह सबूत है। उधर वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ ये कहते हैं कि हुकूमत तोशाखाना केस में FIA की इंक्वायरी शुरू करने जा रही है। इस केस में इमरान खान को कैद भी हो सकती है और होगी। सऊदी अरेबिया के वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म से तोहफे के तौर पे दी गई घड़ी दुबई में जाके बेची। रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उनको भी मैनिपुलेट किया। शोर उन्होंने इतना मचाया है कि ये सारी चीजें उस शोर में दब जाएं। अब ये सवाल पैदा होता है कि जहां से इन्होंने पैसे लिए और जब डिपॉजिट कराए, हुकूमत के खजाने में जो पैसे इन्होंने डिपॉजिट कराए उनकी डेट्स क्या है, यानी जो पैसे वहां से उमर फारूक साहब से लिए और जो डिपॉजिट करवाए वो उनमें क्या फर्क है, कौन सी पहले डेट है और कौन सी बाद में डेट है। गवर्नमेंट जो केस रजिस्टर करने जा रही है ये क्रिमिनल केस होगा। इसको सेशन कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने मामला रेफर किया है उसमें भी उठाएंगे और उसके साथ साथ FIA की एक इंक्वायरी भी शुरू करने जा रहे हैं कि प्रॉपर इंक्वायरी हो गई। मैं आपको डेयर करता हूं, आई डेयर यू, मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुकदमा करें, जुर्म आपका निकलेगा, सजा आपको होगी। अच्छा, यहाँ पर ये कि कल इमरान खान साहब ने जब कहा है कि वो इस हवाले से अदालत में भी जाएंगे, लेकिन उनसे उस वक्त कहा कि मैं वो दुबई में भी जाके मुकदमा करेंगे इस हवाले से, वो लंदन में भी जाके इस हवाले से मुकदमा करेंगे। और उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अदालत में मुझे वो ट्रस्ट नहीं है, तो अदालतों पर भी जी उन्होंने कहा क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है निज़ाम अदल पे, तो मैं दुबई में जाऊँगा, मैं लंदन में जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं मुकदमा इस हवाले से करूँगा। तो अब ये देखना है कि एग्जैक्टली क्या वहाँ पर नोज हाउ थिंग्स वर्क, क्योंकि वो याद है आपको 2011 में अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ भी वो काफी सारी चीजें लेके गए थे। तो ये है कि आई एम श्योर कि वो इस मामले में करेंगे क्योंकि काफी उनका नाम इस मामले में उछाला जा रहा है। उसके ऊपर रोज जो है वो अपोजिशन की जानिब, बल्कि करंट गवर्नमेंट की जानिब से तनकीद की जा रही है, PDM की जानिब से। तो तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। तजियाकार खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खावर घुमन साहब, आज से कुछ दिन पहले तक सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला ये था कि आइंदा इलेक्शंस कब होंगे। एक अहम तैनाती जो कि नवंबर में होनी है उसके से मुतालिक बातें हो रही थी। अब सारा मामला जो है तोशाखाने और घड़ी से मुतालिक एक बार फिर से घूमता दिखाई दे रहा है। ये सडन चेंज की वजह आपको क्या दिखाई देती है? उसकी बुनियादी वजह ये समझ आ रही है, जो आप पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा पिछले 2-3 महीनों से जिस तरह इसका डेवलप होता देख रहे हैं कि इमरान खान ऑन ग्राउंड जो है उसने पंजाब के अंदर तमाम तर मुखालफत के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात जीते। उस वक्त आपको पता है कि हमजा शहबाज वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, वफाक के अंदर पहले से उनकी हुकूमत थी। उसके बाद जब जो मौजूदा हुकूमत ने कोई 10 के करीब 11 के करीब जो नेशनल असेंबली की सीटें खाली की और वो चुन के सीटें खाली की ताकि इमरान खान या PTI को उसके ऊपर हराया जा सके, वो आपने देखा कि वो मेरे ख्याल में दुनिया की इंतखाबी तारीख के अंदर एक तारीख बनी, तारीख रकम हुई कि एक शख्स खड़ा होता है 10 सीटों के ऊपर, 9 सीटों के ऊपर, उसमें 8 सीटें जीत जाता है, नोइंग द फैक्ट के लोगों का वो नुमाइंदगी असेंबली के अंदर नहीं होगी। उसके बाद वो शख्स जो है
गांव करिया जाता है और वो जो है भरपूर जलसे करता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, वो आपने देख लिया। फिर उस शख्स के ऊपर कातलाना हमला होता है, वो कातलाना हमला बर्दाश्त करता है, उसके बावजूद वो सुबह दोपहर शाम मीडिया पर बैठा हुआ है, जो भी उसका जो है माफी ज़मीर है वो मीडिया के सामने, लोकल इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख रहा है। तो अब कैसे है कि कैसे मुमकिन हो कि उसको किसी जगह के ऊपर रगेदा जाए, बताया जाए। आप अंदाजा करें कि मैं पिछले 25 साल से इस्लामाबाद में सहाफत कर रहा हूँ। किसी प्राइम मिनिस्टर को छोड़े एक सादा सा जो मिनिस्टर है उसके लिए भी 2-4 करोड़ रुपया कमाना, आगे पीछे करना इज नॉट ए बिग इशू। अब जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के एक घड़ी का मामला निकाला जा रहा है। इस पे सबसे अहम सवाल सत्ती साहब और मदिहा साहबा आपके लिए वो ये है कि एक तरीकाकार है कि बाहर से जो घड़ी आती है वो डायरेक्टली जो है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को नहीं मिलती है। एक प्रोटोकॉल है, एक गवर्नमेंट का तरीकाकार है, उसके जरिए वो आता है तोहफा तोशाखाना में, और वहां से अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लेना चाहे तो वो उसको ले लेते हैं। जी जी। उसकी जो कीमत का तयन है वो एक काबीना की कमेटी करती है जिसके अंदर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जी जी। और वो प्राइवेट मार्केट से भी माहिरीन को उस मुतलका जो प्रोडक्ट है से फीडबैक लेके एक कीमत का तयन करते हैं। वो कीमत का तयन किया गया और वो घड़ी ले ली गई। अब इसके ऊपर आर्गूमेंट हो सकता है, आपके ऊपर ये एक अखलाकी दलील रख सकते हैं कि जी तोहफा खान साहब को नहीं बेचना चाहिए था, या वो इसके ऊपर दूसरी तरफ से दलील ये दी जा रही है पीटीआई की तरफ से कि जी उनका तोहफा तो अपनी मर्जी है। अब पैसे की जरूरत तो किसी को भी पड़ सकती है। हाँ, उनको मतलब तोहफा है, मेरे या आपके पास तोहफा है, आपको जरूरत पड़ गई, आपने तोहफा बेच दिया, ठीक है। तो ये है सारा मसला। बाकी इसके ऊपर अगर आईनी और कानूनी एतबार से कुछ चीज देखें तो वो तो है को नहीं। तोहफा बेचा गया, तोहफा के ऊपर कैपिटल वैल्यू वो जो है वो टैक्स दिया गया, वो तोहफे से जितने पैसे आए वो डायरेक्टली बैंक के अंदर। बल्कि खबर गुमन साहब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें ना कि जब इनिशियली खान साहब ने ये तोहफे लिए, उसके बाद जो खरीदो फरोख्त का जो भी मामला रहा, उसके बाद ही रियलाइज्ड कि किसी भी तोहफे की सिर्फ 25% कीमत अदा करना ये जस्टिफाइड नहीं। फिर उन्होंने ये कानून बनाया कि अब जो है आगे आने वाले आगे जो भी तोहफा खरीदा जाएगा तो उसकी 50% कीमत देना होगी। ये तो 20 पे ये तो 20 से 25%। तो ये तो बड़ा दिस इज गुड। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि ये उस वक्त बिल्कुल सही मदिहा बात करी है, उस वक्त तक चेंज नहीं हुआ था ये कानून। वो 20% थी, ये 10 करोड़ इसकी कीमत लगी, 20% को 2 करोड़ समथिंग बनी और उन्होंने पैसे दिए और वो ले लिया। अब मामला ये है कि जो आपका बुनियादी सवाल है कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या ये यही सबसे अहम मसला है कि एक शख्स के पास उसने घड़ी ले लिया, घड़ी उसने बेच दी। हाँ, इसके ऊपर आप एक वही जिस तरह मैंने कहा कि कोई समाजी पहलू से ऊपर बात कर सकते हैं कि तोहफा नहीं बेचना चाहिए, तोहफा कोई प्यार मोहब्बत से देता है, चलो उसने बेच दिया तो उसको फांसी लगा ले। अब तो हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि वो इससे क्या निकालना चाह रहा है। हाँ, अगर इस हवाले से इमरान खान ने या उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स ने उसकी कीमत गलत लगाई है, ये जानबूझ के कोई कानूनी या आईनी इसके अंदर पैदा हुआ है तो वो आप कर सकते हैं। बाकी क्योंकि जो तोहफा बेसिकली जो खबर जो बात होती है कि जो तोहफा आप दे रहे हैं वो किसी आप एक शख्स को नहीं दे रहे, वो आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे आपने बात की, दिस इज द रीजन वो तोशाखाना जाके लैंड करता है। तो फिर उसमें होता है कि अच्छा जी कितना जी जाती तोहफा नहीं होता। तो फिर यही बात होती है कि अच्छा जी इसमें कितने कमा लिए गए हैं, कितने के बेचे गए, और फिर जो स्पेसिफिकली जो एक दुकान है, खैर वो तो आगे अदालत में, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये केस है, उसको जाके फाइट करेगी। तो जब तक चीजें बाहर नहीं आ जाती हम उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकते, ना हम जज कर सकते हैं कि जी कितनी छोटी दुकान थी, वहां पे और किस किस्म की घड़ियां बेची जाती हैं, सही घड़ी होती है, वो हमारा जब तक अदालत में जाता मामला तब तक तो कर सकते हैं ना। अदालत में जाने के बाद सब जुडिस होने के बाद नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जैसे अता तारड़ साहब ने कहा कि जी हम तो FIA की तहकीकात शुरू करने वाले हैं इस घड़ी के हवाले से, और इसमें इमरान खान साहब को कैद भी हो सकती है। और आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, आपने जितनी चीजें वहां पे देखी, स्पेसिफिकली इस्लामाबाद की जो हवा है, आप क्या कुछ चीजें होती हुई देख रहे हैं? आप देखें, यहाँ पे एक लिस्ट छापी थी, मुझे याद है उस वक्त मैं डॉन न्यूज़पेपर में था। शौकत अजीज साहब जब वजीर आजम थे, उनको जो टी-शर्ट्स मिली थी, उनको जो बड़े छोटी छोटी चीजें मिली थी, वो भी सब कुछ अपने साथ ले गए थे। जी। वो कुछ जो तोहफे उनकी सर्टन कीमत है उससे कम जो तोहफे मिलते हैं तो वो उनकी कीमत भी आपको अदा नहीं करना 30,000 से कम। अच्छा, इस पे यकीनी तौर पर मैं इस बात का हामी हूँ, कानून साजी हो जानी चाहिए कि जो भी बाहर से तोहफे तोहफे मिले वो बहके सरकार जब्त कर लिए जाएं और उनको किसी नुमाइश की जगह पर रख दिया जाए,
या उनकी एक ओपन ऑप्शन कर और रहे हैं। खावर साहब किसी को भी नहीं मिलने चाहिए। चाहिए, ये बिल्कुल आपने बात सही की है। और जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो हार का भी आपको याद है, वो तस्करा हुआ था, फिर उस वक्त तो बहुत कुछ हुआ था। यानी कि एंजेलिना जोली जो है वो आई थी यहाँ पर किस वक्त सैलाब मुतासिरीन से मिलने, और उनको प्राइवेट तैयारे में उनकी मुलाकातें करवाई गई थी, तो वो तो न जाने क्या क्या होता रहा था उस वक्त। अच्छा, वो एग्जैक्टली वही ना कि दो आदमियों से बहस हो रही है। एक क्या कानूनी या आईनी नुक्ता, कानूनी नुक्ता अगर आपने समझना है तो मेरे ख्याल में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। और मजे की बात यह है कि अभी भी जो टॉप 2-3 सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, उनमें से कोई ना कोई उस कमेटी का हिस्सा था। उनसे पूछ लें कि उस घड़ी की कीमत क्या लगी थी। हाँ जी। क्या उसके अंदर कोई कानूनी आपने देखा कि जो है वायलेशन हुई, उसको सामने लेके आए। अगर वो सारे कानूनी उस वक्त जो पहलू थे उनको देख के सारी का जो जवाबत थे उनको पूरा किया गया, तो फिर मेरे ख्याल में ये केस वेस तो कोई नहीं बनता। बाकी सियासत जाहिर है इसके ऊपर भरपूर तरीके से हो रही है, और जो पीडीएम की जमातें कर रही हैं कि इमरान खान को तोहफा मिला और उन्होंने घड़ी बेच दी। अच्छा, एक बात जरूर मेरे ख्याल में नाजरीन को बताने की है, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आप तो उस वक्त बहुत ही छोटे होंगे, कि इमरान खान ने जब हॉस्पिटल बनाना शुरू किया वो पूरे पाकिस्तान से, आपको पता है, वो पैसे मांगा करते थे। जी, ऐसे मतलब स्कूलों में प्राइमरी लेवल के स्कूल तक भी जाया जाते थे। आजकल भी वो हर साल 12 से 14 अरब रुपया जो है पूरी दुनिया से इकट्ठा करके शौकत खाना में वो दिया जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे कि खान साहब को जो मुख्तलिफ जगहों से पैसे मिले। अभी रिसेंटली आपने देखा उन्होंने जो ट्रांसमिशन की ये माली इमदाद के लिए, सैलाब जदगान के लिए, तो किस तरह लोगों ने पैसे दिए, तो प्लेज किए बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। हाँ, और अब ये भी देखना था कि वो लगी कहाँ का है खावर, क्योंकि वो पैसे आए तो आते हुए तो सबने सुने हैं, लेकिन वो देखे नहीं, और ना वो लगते हुए अभी तक देखे हुए हैं। तो वो मेरे ख्याल में कल आप सानिया निश्तर साहिबा को जरूर लें, वो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही हैं, उनके पास बड़ा साफ और शफाफ निजाम मौजूद है, वो इसके ऊपर आपको मेरे ख्याल में जवाब दे सकती हैं। एहसास प्रोग्राम में वाकई सानिया निश्तर का बहुत बड़ा, ये जो पैसे रिसेंटली इकट्ठे हुए हैं जो इन्होंने ट्रांसमिशन किए थे, वो सानिया निश्तर साहिबा वो चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच खाबर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट से गुफ्तगू हुई। लेट्स सी कि ये कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। विल टेक अ ब्रेक हियर। की आज़ादी मार्च के हवाले से कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये कहाँ तक पहुंचा है और आज कहाँ की तैयारी है, तो अभी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, नज़ीर भट्टी जो कि लारी अड्डा सरगोदा में मौजूद है, तो जरा उनसे जान लेते हैं कि क्या तफसीलात उनके पास। भट्टी साहब बताएं जी, क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, और जाहिर है कि अब तो सर्दी की शिद्दत भी थोड़ी थोड़ी महसूस होना शुरू हो गई होगी, खासतौर पर जिन रस्तों पर आप लोग सफर कर रहे हैं। पंजाब में तो हो गई है सर्दी, तो क्या सूरत हाल है, लोगों का जोशो जज्बा कैसा है? जी देखिए, एक तो यह है कि सरगोदा नहीं, आज शाहपुर सदर में हूँ। जिला सरगोदा है लेकिन शाहपुर सदर का लारी अड्डा जहाँ हम खड़े हुए इस वक्त लॉन्ग मार्च की तैयारियां यहाँ से बैठ के हमें सब सरगोदा ही लगता है। अच्छा, वो आपने क्लियर कर दिया। सारा है नहीं है भी सरगोदा, ये जिला सरगोदा ही है। ठीक है, ठीक। और दूसरा ये है कि जो सर्दी जाहिर है पंजाब के मैदानों में होती है वो बहुत कम होती है, जो पहाड़ है आगे शुरू हो रहे हैं, खुशाब है, वादी सून बहुत करीब है यहाँ से, उसके बाद आगे चकवाल का एरिया जो है वो यहाँ शुरू हो जाता है। तो आज जो है असद उमर जिनकी क़यादत में टोबा टेक्स से 11 नवंबर को ये लॉन्ग मार्च है वो शुरू हुआ था, और आज उसका 7वां रोज है, जो यानी लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले का वजीराबाद का जो सानिया हुआ, उसके बाद जो अगला मरहला शुरू हुआ, तो उसके बाद ये आज 7वां रोज है वो दूसरे मरहले का है। आज मुख्तलिफ 5 मुकामात पर जो है वो खिताब करेंगे। असद उमर का जगह जगह इस्तकबाल होगा, जिसके लिए तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उनकी तंजीमें हैं, उन्होंने इंतजाम किए हैं। जो टिकट होल्डर्स हैं और जो MPs MNAs हैं और तंजीमें हैं, उनके ये जिम्मा है कि वो यहाँ जलसागाह को भरेंगे और यहाँ लोगों को जो है वो लेकर आएंगे। इस हवाले से यहाँ लारी अड्डा शाहपुर सदर जो है यहाँ इंतजामात किए जा रहे हैं। आज 12:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे असद उमर, और यहाँ उनका खिताब होगा, इस्तकबाल होगा। उसके बाद दरियाए जहलम के पुल के ऊपर जो है वो 1 बजे वहाँ इस्तकबाल होगा। फिर जो है ना 1:30 बजे लारी अड्डा खुशाब चूँकि आगे ज़िला जो है वो शुरू हो जाता है, और ये सरगोदा डिवीजन का दूसरा ज़िला जो है वो होगा। और फिर 2:30 बजे जो है वो जहाज़ चौक जोहराबाद में खिताब होगा, वहाँ इस्तकबाल होगा। और 4 बजे कायदाबाद में जहाँ आखिरी पॉइंट होगा ये, और यहाँ जो है वो खिताब होगा असद उमर का, और उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब होगा, वो
अपने आइंदा के लाहे अमल के हवाले से जो है वो बताएंगे। आपके इल्म में है कि रात एक बड़ी भारी भरकम जो है वो मीटिंग हुई है और उसमें फैसले कर लिए गए हैं कि इस के हवाले से क्या आगे लॉन्ग मार्च का अगला लाहे अमल और अगला तेरे पड़ाव जो है वो कहाँ होगा, इस हवाले से फैसले जो है वो कर लिए गए हैं। अच्छा, सही, ठीक है। इन फैसलों का ऐलान जो है वो किया जाएगा इमरान खान की जो जी एग्जैक्टली इमरान खान साहब आज जब वीडियो लिंक से खिताब करेंगे तो उसमें बताएंगे कि एग्जैक्टली पिंडी जो है वो कब जाना है। स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि सैटरडे को से ऐलान किया जाएगा कि पिंडी कब पहुंचना है। बहुत शुक्रिया जी। नजीर भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और वो बताया जिला सरगोदा में वो मौजूद थे और एग्जैक्टली बता रहे थे कि अभी क्या सूरत हाल है और उसके बाद आज पूरे दिन जो है क्या मसरूफियात रहेंगी। और अब तो आपको पता नहीं जेलों की जानिब रवा दवा है तो दीना वहां पर जाके जहाँ पे स्पेसिफिकली फवाद चौधरी साहब का घर भी है वहां होगा एक इनका पड़ाव भी होगा। तो देखें जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर है, वो ये है कि आइडियाज 2022, पता नहीं मैं क्यों 2000 से शुरू करता हूँ, तो 2022 का आगाज तो हो चुका है और वहां पर बड़ी जी खूबसूरत और बड़ी लीथल किस्म की दिफाई मसनूआत जो है वो रखी है। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो वहां पर मसनूआत रखी गई। हमारे GF-17 बनी हुई थंडर्स हैं, हमारे अल-खालिद अल-जर्रार टैंक हैं, हमारे जो है मतलब क्या क्या चीजें जो है वो वहां पर खूबसूरत नहीं रखी गई हैं। और तो और अभिनंदू का वो MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन भी उसका कुछ हिस्सा रखा गया है, जिसको वॉर ट्रॉफी भी कहा जाता है, वो भी वहां पर मौजूद है। तो आप जाके बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो और आप देखेंगे जिसको फ्लाइंग कॉफिन जो इंडिया में उड़ाए जाते हैं उस कितने नुकसानात उनको होते हैं, वो कैसा दिखता है। तो लेकिन वो ना देखें, मैं तो कहती हूँ वो चीजें देखें जो हमारे पाकिस्तान में बन रही है। और आज क्योंकि तीसरा दिन है इस नुमाइश का, इस हवाले से जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन मौजूद हैं, तो जरा आज के दिन का स्केड्यूल उनसे जानते हैं। सलाउद्दीन ये बताइएगा कि आज क्योंकि तीसरा दिन है इस नुमाइश को, तो आज के दिन क्या क्या इवेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। और मैं और सती ब्रेक में एक बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि क्या ये आम लोगों के लिए भी नुमाइश में यहाँ पर जो एंट्री है वो आसान है या कोई इज देयर अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर दैट? देखें, आम लोगों के लिए एंट्री बिल्कुल नहीं है और सिर्फ जो मखसूस लोगों को जो पास जारी किए गए हैं, बाकायदा पहले इसकी स्क्रूटनी हुई थी, इनके मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद पासेज जारी किए गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिफाई नुमाइश ज़ाहिर एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए भी, कराची के लिए भी। 64 ममालिक जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 285 से ज़ायद मुंदबीन यहाँ पर इस नुमाइश पे मौजूद हैं। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन मुख्तलिफ MOUs साइन होंगे, मुख्तलिफ मतलब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, पाक फ़ज़ाइया है और दीगर के साथ। और कल भी इसी तरह से 4 MOUs साइन हुए थे पाक फ़ज़ाइया से, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। तो हमने देखा कि जितने जो हमारे फ़ख्र पाकिस्तान है, मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये अल-खालिद अल-जरार यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हमारे लिए पाकिस्तान का फ़ख्र है। इसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो जदीद हथियार तैयार कर रही है, पाक फ़ौज के लिए भी करती है और दीगर ममालिक के लिए भी। मुंदबीन की ज़्यादातर तवज्जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर रही, जो गैर मुल्की मुंदबीन थे कि जहाँ इस आइडियाज़ में मुख्तलिफ किस्म के हथियार नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। ख़ासा तवज्जो का मरकज़ था पाक फ़ज़ाई के स्टॉल भी तवज्जो का मरकज़ रहा, पाक बहरिया का स्टॉल बनाया गया हॉल नंबर 6 में और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तानी पवेलियन के नाम से मशहूर है। तो बड़ा हमने देखा, कल भी रिपोर्टिंग भी करते रहे वहाँ से और गैर मुल्कियों से भी बात हुई। तो खासी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी GF-17 थंडर में थी और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार करदा जदीद असला है उस पर सबसे ज़्यादा गैर मुल्की मुंदबीन वहाँ पर। और सलाउद्दीन, आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि जंगें कहीं पर भी हों, मिसाल के तौर पर ये यूक्रेन और रशिया की जंग देख लें या उसके अलावा तुर्की का किसी के साथ कोई मामला हो, तो आजकल ये ड्रोन्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और आपको ये इल्म में है कि आजकल वो बड़े लीथल साबित होते हैं, इवन ये कि डिकॉय के तौर पर अगर उनको यूज़ किया जाए। तो पाकिस्तानी जो ड्रोन्स भी मैंने देखा है कि वो भी वहाँ पर रखे गए, UAVs, तो उनके बारे में लोगों की राय क्या रही? देखें, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इस दफ़ा 2 ड्रोन्स नए मुतारिफ कराए गए हैं, वो रखे गए। खासा तवज्जो का मरकज़ और जदीद सलाहियतों पर वो ड्रोन्स तैयार किए गए हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानिब से। और
साथ साथ दूसरी मसनूआत भी उनकी जो प्रोडक्ट तैयार होती है वो खास तवज्जो का मरकज़ थी कि चूँकि हम जिस तरफ दौरे जदीद की तरफ जा रहे हैं तो हमारी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी उसको दौरे जदीद के हिसाब से वेपन तैयार करी और पाकिस्तान एक अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान जो अससाजी के हवाले से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक मुकाम है और यहाँ जदीद किस्म के हथियार तैयार किए जा रहे हैं। तो इसके साथ मैं बात करूँ पाक बहरिया भी जो है वो अपने सोर्सेज से तुर्की के ताउन से मुख्तलिफ फ्रिगेट तैयार कर रही हैं और वो उस पर भी काम जारी है। इसी तरह पाक फ़ज़ाइया भी चाइना के साथ मिलके जदीद तैयार करी है। कामरा में बिल्कुल जी, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर। तो बड़ा इस तरह से ये आइडियाज़ खासा अहमियत के हामिल है जो 2022 की आइडियाज़ है। पिछले आइडियाज़ की निस्बत खासा इस पर जदीद हथियार यहाँ नुमाइश के लिए रखे गए। जबरदस्त। सर सलाउद्दीन ये बता दें कि अवाम को बिल्कुल एक्सेस नहीं दी जाएगी क्या यहाँ पर? नहीं, अमूमन ये होता है कल आखिरी दिन है तो आखिरी दिन में हमने पिछली आइडियाज़ में भी देखा था कि तलबा को एंट्री दी गई थी और कुछ लोगों को शहरियों के लिए खोला गया था क्योंकि कल ये वाइंड अप हो जाती है। आखिरी दिन होता है तो दोपहर तक 11-12 बजे के बाद ये आम पब्लिक के लिए खोलने का ऐलान करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन पिछली आइडियाज़ में यही हमने देखा था। तो आखिरी दिन अमूमन स्कूल के बच्चे हैं, तालिब इल्म में, यूनिवर्सिटीज़ के उनको आने की इजाज़त होती है तो उसके बाद दूसरे शहरियों को भी उसकी इजाज़त दी जाती है। अब देखते हैं कल क्या इंतज़ामिया का फैसला होता है, लेकिन खासी अहमियत की हामिल है ये आइडियाज़। 2022 इस दफ़ा बड़ी यूनिक और जो फुटेजेस मैं देख रही हूँ वो बहुत मजेदार है बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने अटेंड की थी जब 2018 में जब ये एग्जीबिशन थी तो उस वक्त भी ऐसी थी कि आंखें खुली की खुली रहेगी। पता है कि ये क्या कुछ स्क्रूटनी का तस्करा ना होता ना तो सलाउद्दीन भाई से उनका ये जो इन्होंने कार्ड पहना हुआ ले लेते या छीन लेते। लेकिन बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब। तो लेकिन हम अब वेट करेंगे कि हो सकता है कि कल 12 बजे अनाउंसमेंट हो जाए कि आम पब्लिक के लिए भी खोला गया। फिर ऑफ कोर्स एक अच्छे सिक्योरिटी के प्रोसेस से उनको गुजार के आपको मतलब ये बड़ी एहतियात के साथ देखने वाली चीजें हैं और जाहिर है कि वी फील वेरी प्राउड कि पाकिस्तान में इस नुमाइश का इनेकाद किया जाता है। और 64 ममालिक ने शिरकत की और वो बाकी देख भी रहे क्या कुछ चीजें यहाँ पर मौजूद नहीं है। ब्यूटीफुल मतलब अगर आप देखें वॉर की भी चीजों में खूबसूरती कितनी है। देखिए ये मकसद जो है वो जंग बराए जंग नहीं होता, हमारा मकसद है जंग बराए अमन। हम हथियार इसलिए रखते हैं ताकि हमारा दिफा इतना मौसर और मजबूत हो कि दुश्मन सरहद पार करने से पहले 100 दफा सोचे, जैसे कि फरवरी 2019 के बाद उसने सोचना शुरू किया था। सरप्राइज में मिल जाए मैं आगे। अच्छा, कल हमने आपके सामने एक बहुत बड़ा इशू रेज किया था, वो ये था कि ग्रैंड अलायंस का तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है कि वो अब सड़कों पे मौजूद है। उन्होंने धरना दिया हुआ है, उनकी वजह से ओपीडीज बंद है, जो मरीज है उनको मुश्किलात का सामना है और आज उनके एहतजाज को हो गया हुआ है 33वां दिन। हुकूमत तो अपनी तरफ जानिब जो है वो फहरिस्तें बना रही है कि भी कौन कौन प्रोटेस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनको डराने के लिए फहरिस्तें तैयार की जा रही कि एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक एक्शन को लिया नहीं गया। उल्टा जो मरीज है सती वो काफी परेशानी में आ गए हैं। ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स होती हैं, उनको एक तरह से धमकी देने के लिए या बताने के लिए, और वो भी इस सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार होते हैं कि हमारा पहले क्या कर दिया जो आप कुछ कर लेंगे। अनवर खान इससे मुतालिक हमें मजीद बता रहे हैं। 1.5 महीना हो गया मैं यहाँ आती जाती हूँ, ये हॉस्पिटल बंद है, हम लोग किराया भर के आते हैं। आजकल कितनी गुर्बत है, हाँ? तो हम लोग जैसा 200 उधर से किराया देते हैं, 200 इधर से खाली हाथ जाते हैं। ये क्या मुसीबत है? ये हुकूमत ऐलान तो कर ले ना कि बिल्कुल बंद है, दुनिया नहीं आ रही। देखिए ये जो सूरत हाल है सिविल अस्पताल कराची के अंदर, ये अजियतनाक मनाजिर आप देखें। 33वां रोज है सिविल अस्पताल कराची समेत सिंध के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडी को ताले लगाए जा चुके हैं। मेरे अतराफ में जितनी खवातीन को आप देख रही हैं, ये तमाम की तमाम वो लोग हैं जो कि ओपीडी के अंदर आती हैं। 8-10 दिन हो गए हमारे को आते हुए कि कल आ जाएंगे डॉक्टर की, कल आ जाएंगे, पर मैं शुगर की मरीज हूँ। 3रा हफ्ता है हमारे इसी तरह ओपीडी बंद है, तो ये तो कोई इंसानियत नहीं है। इनको तो चाहिए पहले से ऐलान करे, हमें बताए कि भाई आना नहीं चाहिए। हम इसी तरह चक्कर लगाते फिर चले जाते हैं। हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट दादू से, आगे हमारा गांव है खैरपुरा तनशाह जो बिल्कुल डूबा हुआ है, उसी हिसाब से है। हमारा मरीज है इधर, लेकिन हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। ये सूरत हाल है सैलाब मुतासरीन की, जो कि इस वक्त सिंध से आए हुए थे। जो दावा था सिंध हुकूमत का कि सैलाब मुतासरीन को डॉ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस के अंदर मुफ्त इलाज की सहूलतें फराहम की जाएंगी, ताहम सूरत हाल बिल्कुल इससे बरक्स है। ये तो 1 से 2 मरीज हैं, हज़ारों लोगों की यही दास्तान है। तिब्बी अमले का एक ही मुतालबा है कि हेल्थ केयर अलाउंस फराहम किया जाए, और वज़ीर सेहत कहती है हेल्थ केयर अलाउंस फराहम नहीं किया जाएगा।
तिब्बी अमला और महकमा सेहत वज़ीर सेहत के दरमियान जारी सर्द जंग की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां इस वक्त दांव पे लगी हुई हैं। जी, लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी। कल हम आपको बता रहे थे 15 लाख बेचारे जो मरीज हैं वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं पूरे सिंध में। तो हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त एक्शन लें और कुछ कर दें खुदा के लिए। ये मरीज जो इतने दूर दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, इतना किराया खर्च करके आ रहे हैं गुर्बत के इस वक्त में, और फिर आके रोते हैं कि यहाँ से भी हम खाली हाथ जाते हैं। अंदाजा कीजिए, अल्लाह रहम फरमाए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, वेलकम टू बाखबर सवेरा। और इस वक्त बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू एनी सेगमेंट, हम फवाद चौधरी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के नहायत सीनियर रहनुमा हैं, उनकी एक ट्वीट जो है वो आपके साथ शामिल करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं कि चलें शुरू पाकिस्तान से करते हैं, जाली शहादतें बनाना और प्रोग्राम करने पर आज से ही कार्रवाई का आगाज होगा। और फिर जाहिर है कि कहते हैं कि जियो ग्रुप ने तोशा खाने से मुतालिक अपने प्रोग्राम और खबरें लंदन में खुद ही सेंसर कर रखी हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों से डील करना होगा। चलें शुरू पाकिस्तान से करते हैं, जाली शहादतें बनाना और प्रोग्राम करने पर आज से ही कार्रवाई को आगाज होगा। बिल्कुल जी, साथ में उनका ये भी कहना था कि खानजादा को तो टेलीप्रॉम्प्टर पर जो लिखा होता है दिया जाता है, पढ़ देता है। असल एजेंडा मीर इब्राहिम का है, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का, जो कि कहते हैं कि जियो ग्रुप ने तोशाखाना केस से मुतालिक अपने प्रोग्राम और खबरें लंदन में खुद ही सेंसर कर रखी हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों से डील करना होगा। चले शुरू पाकिस्तान से करते हैं, जाली शहादतें बनाना और प्रोग्राम करने पर आज से ही कार्रवाई का आगाज होगा। खानजादा को तो टेलीप्रॉम्प्टर पर जो भी लिखा हुआ दिया जाता है वो पढ़ देता है। असल एजेंडा मीर इब्राहिम का है, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। चलें जी, तो ये नुक्ता नज़र था फवाद चौधरी साहब का, लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग या काउंटर क्वेश्चनिंग तो नहीं होती, क्योंकि आप एंटिसिपेट नहीं करते कि क्या होता है। बहरहाल, अच्छा जी, कोयटा का ज़रा रुख कर लेते हैं और थोड़ा सा मूड आपका चेंज करते हैं, थोड़ा सा आपको आगाह करते हैं कि जनाब कैसे कोयटा में वैसे आमतौर पर मर्द हजरात का भी बाहर निकलना वो इतना आसान नहीं होता। जिस तरह के हालात वहाँ पर रहें, अब सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन ख़वातीन का वैसे बाहर निकलना तो अपनी जगह, लेकिन मोटरसाइकिल चलाना एक बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सी बात लगता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा था ना, हमने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे कोयटा में 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार को तैनात किया गया है, खवातीन जो हैं, और उनकी शिकायत भी आपने देखी थी, शिकायत भी आपके सामने थी, तो जिससे पता चल जाता है कि मिजाज क्या है। उस कोयटा में एक लड़की जिनका नाम है खतीजतुल कुबरा, नहायत ही बाहिम्मत स्टूडेंट, इनके वालिद साहब ने कहा कि भाई क्योंकि बाहर किराया बहुत महंगा हो गया है बस का, तो मैं नहीं जाने दे सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने घर की जो बाइक थी वो इस्तेमाल करने लग गई, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ये अपने बहन भाइयों के लिए भी इस बाइक का इस्तेमाल करती रही, उनको स्कूल ड्रॉप करने में, फिर उनको पिक करने में। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, मैं साथ में जो वीडियो देख रही हूँ उसमें मैं कपड़े भी खतीजतुल कुबरा के देख रही हूँ, तो एक मर्द की तरीके से मैं उनको देख रही हूँ कि उन्होंने खुद को ड्रेसअप किया हुआ है जस्ट टू राइड अ बाइक इन कोयटा। सो हमारे साथ खतीजतुल कुबरा, ये बाहिम्मत लड़की मौजूद भी है, चाहे खुद नहीं बल्कि अपने वालिद साहब को बिठाया हुआ है। तो खतीजा से पूछ लेते हैं कि उनका सफर कितना मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम खतीजा एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अभी मैं आपकी फुटेजेस देख रही थी, वो वीडियोस देख रही थी जो कि हमने अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर की। अभी भी मैं आपको देख रही हूँ कि जो आपने कपड़े पहने हुए, अपने वेस्ट कोट पहनी हुई और आपने कुर्ता शलवार पहने हुए मर्दाना, और सर पे आपने टोपी पहनी है, पूरा आपने गेटअप भी चेंज कर लिया बाइक चलाने के लिए, क्यों? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैंने गेटअप इसलिए चेंज किया था कि लोग मतलब ना पहचाने, तो इसलिए मैंने यही गेटअप चेंज कर लिया। अच्छा, ये खदीजा ये बताएं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? लेकिन पहली दफ़ा आपने कैसे बाइक बाहर निकल के सड़क पे चलाना तो दूर की बात है, सीखने का ख्याल कैसे आया कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे ये करना है? सर असल में ये ख्याल मुझे ऐसे आया था कि मैं फाइनेंशियल इश्यूज थे, मैट्रिक कर ली, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज थे, भाई छोटे थे तो बाहर नहीं जा सकते थे और इकोनॉमिकली बाबा सपोर्ट नहीं कर सकते थे ना, तो इसलिए मैंने कहा कि बस बाइक चलाती हूँ। तो वहीं से मेरे माइंड में आया कि बाइक चलाऊं, क्योंकि ये एक तो छोटी सवारी है, इजीली आ जा सकती है और उसके अलावा चीप भी है कि मतलब घर में मौजूद भी थी, तो जी अफोर्डेबल है। अच्छा, तो मुझे बताएं, आपके वालिद साहब ने आपका आराम से इसमें साथ दे दिया, आपकी वालिदा में, आपके घर वालों ने कि चलो ठीक है तुम बाइक चला लो, या फिर मुश्किल था ये फैसला आपके लिए?
नहीं, घर की तरफ से मतलब अम्मी और अब्बू बहनों की तरफ से तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उन्होंने ही सपोर्ट किया, उन्होंने हिम्मत दी कि हाँ आप कर सकती हो, तभी मैंने किया। मतलब माशरे में थोड़ा बहुत वो क्रिटिसाइज हुआ। अच्छा, तो रिश्तेदारों ने तो बड़ी बातें की होंगी खदीजा? जी बिल्कुल, रिश्तेदारों ने तो की उनका थी, काम ही क्या है? इवन अभी तक भी करती हैं। अभी अच्छा। तक, लेकिन जब आप निकलती ना बाहर ऐसे बिल्कुल फर्राटे भरती हुई बाइक लेके जाती हैं तो उनको सही वैसे ही जवाब मिल जाता होगा। हाँ। तो एक चीज ये है कि बाकी कभी कोई खराबी बाइक में पैदा हो जाए, क्योंकि जाहिर है कि ये कॉमन होता है। वैसे तो जाहिर है कि आपके हुलिया की वजह से लोग इतना पहचान नहीं पाते होंगे, तो उसको मैनेज करना कोई आता है आपको? छोटे मोटे काम कर लेती हैं बाइक के? जी तो छोटे मोटे कर लेती हूँ, जैसे कि वो ख़राब हो गई, अब किस लिए नहीं चल रही। अच्छा। तो उसमें कुछ चेकिंग वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि फिर अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है। अच्छा, चलिए आपके सफ़र के वाले से तो हमने बात कर ली कि आपने बाइक चलाना क्यों शुरू की और क्यों कर शुरू की। अब आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही हैं, तो आप ख़वातीन को ज़्यादा ट्रेनिंग दे रही हैं बाइक चलाने की, या उसमें मतलब बच्चे भी, मर्द हज़रात भी शामिल हैं? नहीं, वहाँ पे सिर्फ ख़वातीन हैं, सिर्फ गर्ल्स हैं और फीमेल्स आती हैं, उनको ही मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो ये चलानी भी शुरू की है बाइक? जी अभी 1 ही मंथ हुआ है, तो हम लोगों ने अभी स्टार्ट की है, तो थोड़ा बहुत वो कर रही हैं। अच्छा, हमने कराची में भी देखा था कि जो बाइक चलाने वाली जो यहाँ पर खातून, उन्होंने कहा था कि मुझे हसूल जो था इसका लाइसेंस का वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। सो आपके लिए क्या आपको लाइसेंस मिल गया है बाइक चलाने का? पहले तो ये बताइएगा। मेरे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं था। अरब न्यूज़ वालों ने एक कवरेज की थी, उसी के थ्रू उन्होंने मुझे ट्रैफिक SSP से मिलाया था। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बिल्कुल खुद ही मतलब मुझे दे दिए थे लाइसेंस। अच्छा, और जाहिर है कि आपने हुलिया तो तब्दील किया है, इसकी वजह से कोई आपको मदद मिली या कोई कभी खुदा न ख्वास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या तो आज तक पेश नहीं आया? नहीं, ज़्यादा तो नहीं आया, बस थोड़ा बहुत ये होता है कुछ जगहों पे, जैसे अगर मैं फ़ीमेल इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ तो वहाँ पे मुझे फुल इंट्रोडक्शन करनी पड़ती है कि भाई मैं लड़की हूँ, इस तरह आती जाती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टफ होता है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ ठीक है। सही। अच्छा, जैसे खतीजा भी, जब सती ने भी आपसे पूछा था तो आपने बताया था कि जो छोटी मोटी इसकी चीज़ें होती हैं वो आपको करनी आती हैं। बाइक की खुदा न खासा कोई ख़राबी हो जाए तो आप खुद सेट कर लेती हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा मसला आ जाए तो आप फिर खुद लेके जाती हैं मैकेनिक के पास, या अगर पंक्चर वगैरह हो तो आप संभाल लेती हैं? नहीं, वो फिर अगर पंक्चर वगैरह रास्ते में हो जाता है तो फिर तो मैं खुद ही ले जाती हूँ वहाँ मैकेनिक के पास। सही, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। खदीजतुल कुबरा हमारे साथ वो मौजूद थी, बाइक ट्रेनर है। ना सिर्फ ये कि मुश्किल हालात में उन्होंने खुद बाइक चला अपने घर वालों की एक तरीके से हेल्प की, बल्कि ये बाकी भी वहाँ पर लड़कियों को बाइक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अल्लाह करे, जैसे हम लाहौर में देखते थे, कराची में तो अब हम देखते हैं ना कहीं कहीं आपको लड़कियां बाइक चलाती हुई नजर आती हैं। लाहौर में इट्स बीन मोर देन 2 डेकेड्स हम देखते हैं कि वहाँ पे लड़कियां बड़े आराम से बाइक चलाती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जितना आपको छोटा एरिया, बाज उनके भाई जो है वो घर तक पहुंचाने का फरीजा अंजाम देते हैं साथ लग के। अच्छा, ये घूरने का कल्चर तो सही बात है, लेकिन इसके बावजूद लड़कियां बाइक चलाती बड़ी बात है। चलिए जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वैसे शुक्र है लैला 90 किलो से ज्यादा की नहीं थी। जी अच्छा, शो के आगाज लो जी, तो शो के आगाज में सती को पड़ गया हंसी का दौरा और सती ने देख लिया कि वो लैला कौन थी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो सती से बर्दाश्त नहीं। ओके, हम अपनी आप अपने नाम से कॉफी की सिप लीजिए, और कॉफी की सिप लेना कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है। इट्स नॉट ओनली कि टेस्ट बहुत अच्छा है, आपको इसकी एडिक्शन होगी, लेकिन कॉफी के फवाइद बहुत ज्यादा है। लाइक मैंने, बिकॉज मुझे एस्थमा है, तो एस्थमा में आपको पता है कि एस्थमा में आपको पता है कि डार्क चॉकलेट, वो चॉकलेट जो हमारी मार्केट में दस्तयाब होती है, डार्क चॉकलेट, और ये जो ब्लैक कॉफी 70% से ज्यादा, जी 70%, मतलब कड़वाहट आपको फील होनी चाहिए। ब्लैक कॉफी बहुत हेल्प करती है। और आप सोचिए कि ये पाकिस्तान में रहते हुए ये ट्रांजिशन कितनी मुश्किल थी। शुरू में जाहिर है कि आपको चीनी वाली कॉफी की आदत होती है मोस्टली, कि वो फिटी हुई, लेकिन व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड और आपको अंदाजा होता है कि जी ये एक अलग दुनिया है। असल कॉफी ये होती है जिसका तल्ख टेस्ट आपको महसूस होता है और उसके साथ थोड़ी सी डार्क चॉकलेट हो। आपको पता, अब तो गोरों ने निकाली हुई कि वो जो हम फिटी हुई कॉफी जो बनाते हैं वो कहते हैं, उन्होंने इसका नाम दिया डालगोना। सो डालगोना में होता है कि वो जो फिटी हुई हम कॉफी, वो तो मग के बिल्कुल नीचे डालते हैं, गर्म दूध डालते हैं, वो कहते हैं गर्म दूध के ऊपर वो डालगोना डाल देते हैं। सो डिफरेंट किस्म की कॉफीज हैं। कॉफीज के फवाइद के हवाले से आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है जनाब माहिर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ स्टूडियोज में, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरीज, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अरीज, कॉफी पीने में तो बड़ी मजेदार है, हम भी इंजॉय बहुत करते हैं, डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स भी इसमें हैं,
हमें ये नहीं पता कि कॉफी के फवायद भी होते हैं, हम तो अपने चस्को के लिए पीते हैं हाँ, सर। या आंखें खोलने के लिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आंखें तो खुलती है ना, कैफीन जो होती है इसके अंदर। अच्छा, वो तो बिल देख के भी खुल जाती है कभी। हाँ, बिल देख लेकिन नहीं तो सुबह नहीं घर आता में, बिल। लेकिन घर में बनाए ना, घर में बनाए तो बिल नहीं आएगा आपका, और आप दूसरों को भी बुलाए, अपने पास पैसे लाए, बना के पिलाए। लेकिन कॉफी बेसिकली इसके जो फायदे हैं ना, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, ठीक है, और कैलोरीज नहीं है। अच्छा। आप सोच लें कि ऑलमोस्ट 0 to 1% इसके अंदर कैलोरीज होती हैं। बाकी इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर पोटेशियम है जो आपकी हार्ट रेट के लिए बहुत अच्छा है, मसल के लिए बहुत अच्छा है, फास्फोरस है, फॉलिक एसिड है। आप फोलेट के फॉर्म में, फोलेट भी है जी आप ये, लेकिन ये क्या चीज है, फोलेट क्या करता है? बेसिक देखो, हम लोग, आपने सुना होगा प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड खिलाते हैं। जी जी जी, तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो फॉलिक है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड जो होता है, जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और अडीज बल्कि जब मैं और बेबी की न्यूरल ट्यूब के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, और जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे हर एक ने कहा कॉफी नहीं पीनी, ब्लैक कॉफी नहीं पीनी, पीना छोड़ दो, हाँ ये तो बहुत गर्म होती है, गर्म चीजें छोड़ दो। उसकी, हाँ देखो, गर्म इसमें होती है कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज करती है। जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे, स्टिमुलेट है ना, तो स्टिमुलेंट जितने भी होते हैं वो हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। अच्छा। आप डीकैफ कॉफी भी ले सकते हो, ठीक है। One cup is fine if you're देखो, pregnant, हाँ वो देखो, कॉफी के जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी कॉफी ले रहे हैं और किस फॉर्म में कर रहे हैं, कैफीन कंटेंट कितना, और किस फॉर्म में ले रहे हैं, किस फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप ब्लैक कॉफी ले रहे हैं तो उसको कम कर दें, थोड़ी मिल्क के साथ ले रहे हैं, डीकैफ ले रहे हैं, थोड़ा सा उसका कैफीन कंटेंट। तो मिल्क के साथ जो आप लेते हैं, मतलब उससे उसकी अफादियत पे क्या असर पड़ता है? देखो, उस पर कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि जिनको जैसे एसिडिटी है, बिकॉज ब्लैक कॉफी डायरेक्ट जाके आपके एसिडिटी लेवल्स बढ़ाती है स्टमक के, तो उसको थोड़ा सा जो है ना, आप कह सकते हो कि उसको एल्कलाइन नेचर में ले आएगी, वो कम हो जाएगी, वो फायदा हो जाता है। दूसरा, जो बच्चे जैसे पीते हैं, अगर आजकल बहुत ट्रेंड हो गया कॉफीज का, कैफेज का, तो उनके लिए बेहतर है कि वो थोड़ा सा उसको कम करके पिए। और कैफीन कंटेंट जो मैं बात कर रही हूँ ना, अगर कभी कॉफी पे कोई जिसको बहुत इंटरेस्ट हो वो सर्च करेगा, तो एक लिखा होता है एक रेगुलर कॉफी जो हम लेकर आते हैं, एक होती है जैसे आपने बात कर रहे थे कि डार्क वाली, जितने डार्क बीन्स होंगे, जितनी ब्लैक कॉफी होगी, उसका कंटेंट ऑफ कॉफी कैफीन बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड दैट इज हार्मफुल ऑल्सो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस। इसीलिए अरे जब हम जाते हैं और हमें जब कभी एस्प्रेसो शॉट्स दी जाती हैं, तो वो इतने बड़े मग्गों में नहीं दी जाती, वो इतने छोटे छोटे से शॉट्स होते हैं, मग्गों के शॉट्स होते हैं। जैसे हम देखें टर्की में भी उनकी भी जो शॉट्स होती है वो बिल्कुल जो एस्प्रेसो है वो वैसे ही है कि जो फ्रेशली ग्राइंड करके आपको देते हैं, फ्रेशली ब्रूड, दैट इज, हाँ वो तो बड़ी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो वैसी खुशबू से ही जाग जाते हैं लोग। और मतलब आई रिमेम्बर अमेरिका में, मतलब जब सुबह कभी वॉक के लिए निकलते थे और जब नाश्ता पकड़ने के लिए जाते थे, तो वो जो कैफेज के बाहर से ही जो फ्रेशली ब्रूड कॉफीज की खुशबू आती थी वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन यही बात है कि आप पिए जरूर। उसका देखो, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, जब हम एक कप पीते हैं ना, तो हम ऑलमोस्ट 90 to 100 mg उसमें एक कॉफी के कप में जो ब्रू कॉफी होती है, आप जो है ना वो कैफीन ले लेते हैं, ठीक है। एंड मोर देन 400 एक दिन में नहीं होती, यानी कि 4 कप कॉफी आप पी लें, बस ठीक। दिस इज लेकिन रेगुलर कॉफी। कुछ कॉफीज होती है जो डार्क वाली होती है, उन पे लिखा होता है दे हैव हाई कंटेंट, और जो बच्चे जिम से पहले कॉफीज पीते हैं, स्पेशली आजकल प्री जिम कॉफीज अलग से आई हुई है, दे हैव अ हाई रेट ऑफ कैफीन, एंड आई डोंट एडवाइज दैट। कैफीन की आप बात जो कर रही हैं, तो फिर ये डार्क चॉकलेट में भी तो इसका कंटेंट है, तो टी में है, ग्रीन टी में है, बट इट इज वेरी लो कंपेयर टू, ऑलमोस्ट 50% लेस होता है कॉफी से कंपेयर किया जाता है। अच्छा, मैं एक जगह ये भी पढ़ी थी कि कॉफी बहुत, जैसे वेस्ट में लोग बिल्कुल सुबह उठते साथ वो कहते हैं और कुछ हो ना, आंखें खुले ना खुले, दे नीड देयर कप ऑफ कॉफी, वो उनको डोज चाहिए कॉफी की। उसका मैं पढ़ी थी, क्योंकि जितनी वो कॉफी पीते हैं, और स्पेसिफिकली वो लोग जो डाइट कर रहे होते हैं और ब्लैक कॉफी पे रहते हैं, वो आगे जाके आपकी मेमोरी पे इफेक्ट करता है। मेमोरी, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे स्टिमुलेंट है तो आपकी ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज करता है। जब एक नॉर्मल लेवल तक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन या किसी भी मसल की या किसी भी नर्व की इज ऑल राइट, आफ्टर दैट आप जब वो करते हैं, आपके ब्रेन ज्यादा वर्किंग करेगी, ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होंगे, ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, क्या होगा, एंजाइटी हो जाएगी, आपकी मेमोरी। मुझे तो लगता है कि हमारा जो ब्रेन जितना काम करता है जिस कैपेसिटी में, क्योंकि कहा जाता है कि आज तक जो रिकॉर्डेड ब्रेन एक्टिविटी है वो मैक्सिमम किसी ने यूज किया वो 40% किया, उससे ज्यादा कर नहीं पाया। अगर 40% से ज्यादा, मेरे ख्याल में हमारी बॉडी भी उसका साथ नहीं देगी, नहीं देगी, बिकॉज आप देखो ब्रेन क्या कर रही है, इट इज कंट्रोलिंग ऑल जो फंक्शंस ना। तो आपका हार्ट है, आपके मसल्स हैं, ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं, कभी ओवर स्टिमुलेशन हो रही है, आपके हार्ट रेट बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, इरिथमियाज हो जाते हैं। तो कॉफी इज गुड, क्योंकि उसके मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे जो लोग फ्रूट्स नहीं खाते और कॉफी पीते हैं, वो इस सोर्स से अपनी स्किन, हेयर्स वगैरह बेहतर कर सकते हैं, बट विद इन दैट लिमिट जो आपको मैं बता रही हूँ, 4 कप से ज्यादा नहीं। 4 कप से ज्यादा नहीं। ये भी कहा जाता है कि कॉफी से पहले 1 ग्लास पानी का जरूर पी लें, वो आपके स्टमक
उसको वो एसिडिटी से बचाता है, वो एसिडिटी से आता है, वो कहते हैं आपका पैलेट भी थोड़ा बहुत और कप जो है ना, ये जो हमारा नॉर्मल कप होता है, ये 8 आउंसेस वाला 220 ml वाला, बस इससे ज्यादा नहीं, वो बड़े बड़े मग्स नहीं। हाँ, बड़े बड़े मग्स नहीं। हाँ, उसमें आप दूध वाली कॉफी या फिर उसमें आप लाटे वगैरह, अगर आप लाटे नहीं, यू इंक्रीज द डोज ऑफ कॉफी एज वेल। तो अगर ब्लैक कॉफी कोई ले रहा है और टू मच ले रहा है, लाइक जिसको आदत है चलते फिरते, तो इट कैन बी लीथल आल्सो। अच्छा, और ये जो जैसे हार्ट पेशेंट्स वगैरह उनके लिए ठीक है कॉफी? वही बात आ गई, इफ यू टेकिंग विद इन दैट डोज ना, 2 कप पी लें, ठीक है। और लेकिन अगर किसी को एरिथमियाज है, एरिथमियाज के जब किस हार्ट की जो रिदम होती है उसमें कोई ऊपर नीचे होता है, या तो कम हो या वी डोंट एडवाइज कॉफी विद दैट, ठीक है। और उसकी वजह यही होती है कि अगर किसी वक्त कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर कहाँ भागेंगे। हाँ, सही बात है, सही बात है। लेकिन ये अच्छी चीज है, और आपको आप भी इसको सेकंड करते हैं कि एस्थमा के पेशेंट्स के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं ब्लैक कॉफी, इवन आप बच्चों को भी दे सकते हैं। वेट लॉस के लिए आप कर सकते हो। देखो, अगर आपको लगता है कि आपको फ्रेश रहना, एक्टिव रहना, यू नॉट टेकिंग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कुछ, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। इट इज नॉट बैड, इट्स एक्चुअली गुड। मैंने कहा ना, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स भी हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही न्यूट्रिशन नहीं है। लो कैलोरी है, तो जो वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छी है। एस्थमा के पेशेंट्स के लिए कॉफ हो रही है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन के कंसिडरिंग कि आप उस रेंज में लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सही, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद थे और हम कॉफी के फवाइद के वाले से बात कर रहे थे, और कॉफी की मिकदार कितनी होनी चाहिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लें, जो कि आपको बिल्कुल भी डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते, फिर उसके बाद आपके हमें पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है जिससे। अच्छा जी, अब जरा इमरान खान साहब से मुतालिक खबर शामिल करते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि उनकी जान को खतरा रहेगा और वो ये समझते हैं कि उन पर दोबारा हमला हो सकता है। उन्होंने फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इसलिए रास्ते से हटाना चाहते हैं कि उनकी जमात मुल्क में ज़्यादा मकबूल है। मौजूदा हुकूमत में मौजूद 61% अफराद के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। लोग नहीं चाहते कि करप्ट लोग हुक्मरानी करें, इसलिए उन्हें लोगों की बड़ी हिमायत हासिल है। उन्हें रास्ते से हटाने का एक ही हल है कि उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। तो ये खान साहब ने बड़ी सीरियस जो एक बात की है, उन्होंने अपनी जान को मौजूद जो जान को लाहक खतरा है उसके बारे में बात की और कहते हैं कि उन्हें यह लगता है कि उन पर दोबारा हमला किया जा सकता है। और ये बात उन्होंने फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कही, और साथ ही उन्होंने मौजूदा हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि 61% लोग मौजूदा हुकूमत में ऐसे हैं कि जिन पर करप्शन के केसेस हैं और लोग नहीं चाहते कि वो हुक्मरानी करें। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का फ्रांसीसी टीवी को एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये बातें की हैं अपनी जिंदगी को दरपेश खतरात से मुताल्लिक, कि एक हमला हो चुका है और मजीद दोबारा भी हमला उन पर हो सकता है। चलिए जी, अब जरा ज़राअत के हवाले से आपको बताते चलें कि जो लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं उनकी मुश्किलात ऐसे लग रहे हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी आप देख लें कि जो गन्ने की फसल है वो बिल्कुल पककर तैयार हो गई हुई है, लेकिन खानपुर में अभी तक जो क्रशिंग सीजन है ये शुरू ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना है। और इसी वाले से रिपोर्ट करें फयाज बलोच। ये जो टैक्टिक्स यूज करते हैं ना ये किसानों के साथ उनका हक मारने के लिए, उसकी वजह है, उसकी वजह सिंपल ये है कि जब गन्ना कट के वहाँ पर ट्रॉलियों में डल के वहाँ पर पड़ा रहेगा धूप में, तो जैसे जितना टाइम वो धूप में पड़ा रहेगा तो उसका वज़न कम होता रहेगा। ठीक है, जब उसका वज़न कम होता रहेगा तो फिर उसके बाद उनको, और लोग परेशान होंगे, किसान परेशान होंगे कि भाई ये खराब हो जाएगा तो इसको बेचा जाए। तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो वज़न कम, फिर उनको पैसे अपनी मर्जी के वो जो शुगर मिल मालिकाने देंगे। तो ये बेचारे किसान के साथ हर लेवल पे आप देख लें कि इस्तेहसाल है, और ये बड़ी हमेशा एक ये जो टैक्टिक्स है ना ये हमेशा से ही यूज की जाती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज तक इस मामले की रोकथाम के लिए कुछ नहीं हो सका, क्योंकि जितने बासर लोग हैं, जितने वो हैं, वो हुकूमती शख्सियात हैं, वो निकाल लेना कितने लोगों की शुगर मिल्स हैं, you'll know कि क्या चक्कर है। अच्छा जी, हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि किसान परेशान है, बल्कि ये कि सनतें चलाना भी मुश्किल हो गया है, और आए रोज महंगे खाम माल पर जो सनतकार भी हैं वो भी परेशान हैं और सर पकड़ के अपना बैठे रहते हैं कि किस तरीके से मैनेज करें। तो शोएब निजामी इस्लामाबाद से इस पर रिपोर्ट करें। अच्छा, अब हम जरा रुख कर लेते हैं कराची का। कराची में है पान मंडी जो बहुत से लोगों ने देखी हुई है और बहुत से लोगों ने नहीं देखी हुई, और मैंने भी नहीं देखी हुई। ये पूरा का पूरा एक बाजार है जिसकी एक बड़ी तारीखी हैसियत भी है। वो कैसे? वो हमें इशरत खान बताएंगी ना, बताइए इशरत। शहर की एक खास पहचान होती है, कराची की खास पहचान है पान। आप यहाँ जहाँ नजर घुमाएंगे आपको पान की शॉप जरूर नजर आएगी। मैं सोच रहा था ये पत्ता खाएंगे अभी। भाई सादा चीजें नहीं लगी हुई ना। वैसे आपको कौन से वाला पान अच्छा लगता है? अब तो मार्केट में बड़े डिफरेंट सादा खुशबू, मतलब लाइक हाँ मीठा, उससे हटके कभी मैं उस साइड पे नहीं गया, मतलब बल्कि सादा खुशबू ही।
सादा खुशबू। मीठे में भी वो इतनी तरह तरह के लवाजमात डाल देते हैं कि आपको लगता है कि सारा आपको शुगर रश हो जाएगा। मुझे वो खोपरा वाला पान पसंद है, इसके अंदर खोपरा और बादाम उसमें डाले होते हैं, वो बड़ा काफी बर्गर किस्म का पान होता है ना। अब तो बाउंटी पान भी आ गया है भाईजान। आजकल एक मेरी बात सुने, आजकल ये पैसे वैसे तो 20 से 30 से 40 से 50 रुपए में मिल जाया करता है, लेकिन आजकल ये तरह तरह की दुकानें खोल के 1000-1500 रुपए में जिसका जितना दाव लग रहा है वो जो 1000-1500 वाले पान की बात करें ना, वो हमने खाया है। मैंने वो एक आग वाला पान भी था, वो भी मैंने खाया अपने शो के लिए। सोचे क्या कुछ नहीं मैंने किया, मेरे बाखबर सवेरा के लिए नाक में से आग निकल रही थी मेरी। एकदम मेरे जहन में वो ड्रैगन्स आ गए उसके। जी, तो मैं वो चौथी उनकी बहन बन गई थी मैं, जितने मेरे नाक से धुआं निकल रहा था। एक छोटी सी डिस्कशन जारी रखेंगे इस ब्रेक के दौरान। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब दिल कर रहा है कि हम शो को लगाए मौसीकी का तड़का। यस, क्योंकि सुबह सुबह आप अगर अच्छी आवाज, अच्छे सुर सुन लेना तो पूरे दिन का रिदम बड़ा जबरदस्त हो जाता है। हाँ, क्योंकि सुबह का टाइम ये होता है, वैसे तो आप गाने अपने मूड के हिसाब से सुनते हैं। लेकिन सुबह का टाइम ये होता है कि उस वक्त आपकी रूह को एक अच्छी ग़िज़ा मिल जाए तो क्या ही बात है। और मौसीकी के बारे में कहा जाता है, खास तौर पर जब आप ब्लैक कॉफी पी के तंग आ चुके हो, तो फिर मौसीकी से बढ़ के क्या ग़िज़ा हो सकती है। बिल्कुल जी, मौसीकी वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन करती है। आपका अगर मूड चेंज करने में मौसीकी का बहुत किरदार होता है। गुस्सा आपको बहुत ज्यादा हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, मूड अच्छा करना हो, तो मौसीकी हर तरीके से आपकी कहीं ना कहीं जज्बात की अक्कासी कर रही होती है डिफरेंट तरीके से। हाँ। मतलब आपने देखा है ये जो रैप सॉन्ग होते हैं बहुत सारे, इसमें आप अपना गुस्सा किस तरीके से निकालते हैं, एंगर वेंट आउट करते हैं। और मोहल्ले वालों को भी अपना गुस्सा दिखा रहे होते हैं, अगर गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम थोड़ा अच्छा लगा हो तो। हाँ, वो तो सुनने वालों पे है, लेकिन जो लोग गाना बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करते हैं। Jay-Z, फिर उसके बाद टूपाक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, स्नूप डॉग, ये सारे वो नाम हैं कि जो मतलब ये इसी तरीके से करते रहे हैं और अपने जज्बात की अक्कासी, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। और रैप सॉन्ग तो जो रैप्स होते थे, ये तो था ही तरीका कि जिस तरीके से जो लोग जो सप्रेस बहुत ज्यादा किए गए हैं, वो रैप सॉन्ग के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स हैं और जो अपने ऊपर जो जुर्म हुए थे उसको बयान करते थे। चलें जी, अमेरिका से अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में हमारे सिंगर्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी वर्सटिलिटी के जरिए मुख्तलिफ मैदान जो हैं वो सर कर रहे हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल जी, आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट भी हैं। 7 साल तो वो खैर हमारे हमसाय मुल्क में भी उनकी फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी काम कर चुके हुए हैं। बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ है और मतलब अब मैं इनकी बारे में क्या तारीफ इनकी करूं, जब ये आपके लिए गाएंगे शो में तो तभी आपको आइडिया हो जाएगा कि ओहो हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात करें जनाब वजी फारूकी की, जो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वजी, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू मच वजी। माशाल्लाह से आपका इतना अच्छा एक आपका करियर रहा है और अब आगे भी आप जबरदस्त अपना करियर बना रहे। शुरुआत आपने वैसे कब से की थी? 2007 था एंड हम लोग का फर्स्ट सॉन्ग था भुला दो बातें पुरानी करके गाना। एंड वो आया तब इंडस म्यूजिक होता था, ARY म्यूजिक था और ARY म्यूजिक पे वो पूरे 1-2 दिन एक्सक्लूसिव चला था। दानिश ख्वाजा साहब थे यहाँ पे ARY म्यूजिक के हेड, तो बड़ा सपोर्ट रहा था और बस वहां से स्टार्ट बड़ा खूबसूरत सॉन्ग, बहुत सर्व किया उसने म्यूजिक। ARY म्यूजिक ने बहुत म्यूजिक को सर्व किया, बिल्कुल किया। एंड देन वेंट टू इंडिया एंड देन बॉलीवुड किया, जंजीर फिल्म किया, हमारी अधूरी कहानी। बिफोर दैट आई मीन दरमियान में आपको पता है कि एक वॉइड आ गया था, मतलब 90s में ये तेरा मुखड़ा हसीन, उससे पहले ये सारे सिंगर्स और ये वो फ्यूजन के सॉन्ग्स और ये तो उस आपको कैसे ये हुआ कि यार आई नीड टू स्टार्ट दैट, आई नीड टू स्टार्ट सिंगिंग, आई नीड टू डू दैट, ये कैसे शौक वगैरह कैसे पैदा हुआ था? नहीं, हमारे जब व्हेन वी केम आउट 2007-6 का जो टाइम था वो तो बूमिंग था, बेस्ट। उसमें दरमियान आतिफ असलम साहब भी, आतिफ असलम 2004 में आदत, फिर वो मुस्तफा जाहिद रोजन बैंड, और फिर आरो था, उनको हमने देखा। फिर 6 वाले में जो हम थे और मिसबार मिजराब इस तरीके के बैंड थे, तो बड़ा ओपन हैंड्स के साथ जो है, जैसे हम यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स के साथ थे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरेस्ट लेती थी पाकिस्तान। आई रिमेंबर कि उस जिस एरा की आप बात करें, उसमें बड़े वैसे गाने वो आए थे, रहीम शाह का तेरे इश्क ने कीते, बिल्कुल। फिर वो एक गाना वो भी आया था, वो पोली लव तेरे नाल करना मतलब देसी थोड़ा सा हमारा हैप्पी टाइम था ना कंट्री का। जी बिल्कुल। तो वो जो गाने थे, म्यूजिक का भी हैप्पी टाइम था, क्योंकि देखिए वजी मतलब कंट्री का तो मुझे लगता है हैप्पी टाइम कहीं रहा नहीं ऐसे, लेकिन म्यूजिक की वजह से हम हैप्पी जरूर होते रहे। तो हम चाहेंगे जो हमारे इस हैप्पी टाइम में जो लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज जरा वो भी जरा खुश हो। तो पहला सॉन्ग क्या सुनाने जा रहे हैं? बल्कि वही स्टार्ट करते हैं जिससे आपने स्टार्ट किया। आजकल मेरा एक गाना बहुत चल रहा है, तो सुने सब लोग। जी जरूर। क्या बात है, क्या बात है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
हाँ जी, तो अब आ गई बात जिसका था आप सबको इंतजार, और तमाम मजनू हो जाए तैयार क्योंकि आ रही है लैला मैदान में। बिल्कुल दिखाइए जी। दिखाते भी आपको बताया कि बहावल नगर में, पहले बता तो दे हुआ क्या है। बहावल नगर में बेसिकली हुआ एक जबरदस्त किस्म का कंपटीशन जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 550 बीतल मक्खी चीनी नस्ल की बकरियों को लाया गया, जिनमें जो सरफहरिस्त आई वो थी आपकी और हमारी बहुत ही प्यारी लैला, जिसके हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। बहावल नगर के इलाके मंडी मदरसा में कीमती बेतल नस्ल की मक्खी चीनी बकरियों के मुनफरिद मुकाबला हुस्न फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें 550 बकरियां शामिल थीं। नायाब कीमती नस्ल की खूबसूरत और सेहतमंद बकरियों ने ढोल की थाप पर वॉक ट्रैक पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरे तो शायकीन दाद दिए बिना न रह सके। यहाँ पे मक्खी चीनी की बहुत ज्यादा फरमाइश थी। मक्खी चीना हमने जानवर देख के ऐसे जानवर पाले हुए उन्होंने कि जैसे अपनी औलाद को। दूसरी जानिब फेस्टिवल के इनेकाद के हवाले से मुंतज़रीन का कहना था कि इस फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद बहावल नगर जिले की इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता मक्खी चीनी नस्ल की बकरी को प्रमोट करना है ताकि इसकी अफजाइश में इजाफा हो सके। एक नायाब नस्ल की बीतल की एक स्ट्रेन है, इस बकरी को इसे हम प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली एक जिला की बकरी है, लेकिन ये अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बकरी बनने जा रही है। फेस्टिवल में 6 फीट लंबी 100 किलो वजनी खूबसूरत मस्तानी चाल वाली लैला नामी बकरी ने अपने हुस्न जिसामत से तमाम हरीफों को पिछाड़ दिया और फेस्टिवल की फातिह करार पाई। आखिर में मुंतज़मीन की जानिब से पोजीशन हासिल करने वाली बकरियों के मालिकान को खुसूसी इनामात भी दिए गए। कैमरामैन जुबैर अब्बासी के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज, बहावल नगर। जुल्म है लैला का कान यूं पकड़ के मरोड़ना और पैसे खुद ऐंठना। 100 किलो की लैला है तो उसका ये हक तो होना चाहिए ना कि उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए। लेकिन नाम कितना मुश्किल था। हाँ, बेतल मक्खी चीनी, मक्खी बीतल मक्खी चीनी नस्ल। क्या सोच के रखा, कोई शॉर्ट नेम रख लेते। क्यूट नहीं था ना, फिर भी क्यूट थी। हाँ। वैसे बकरियों का हक नहीं है कि उनके लंबे नाम हो, ये सिर्फ मेरा और आपका हक है। नहीं, ये था नहीं। सोचे वो कल को एतराज करने आ जाए। बीतल मक्खी चीनी लैला, ओए होए होए, नाम तो था उसका। अच्छा जी, अब हम जरा आपको लिए चलते हैं सखर, और सखर की सौगातों में एक रिली वर्क है जो कि हम अक्सर देखते हैं, जो पैच वर्क होता है बेसिकली शीट्स पर, उसको रली कहते हैं। रिली कहा जाता है। सिंध की बड़ी मशहूर मारूफ चीज है। अजरक की वजह से सिंध जाना जाता है, सिंधी टोपी की वजह से और रिली की वजह से। रिली का क्या होता है कि मुख्तलिफ प्रॉपर पैच वर्क होता है, पैचेस होते हैं और उनको आपस में जोड़ के हाथ से बुनाई करके वो चीजें तैयार की जाती हैं, टांके तैयार किए जाते हैं। और मतलब कपड़े भी उसमें मिलते हैं, उसमें बेडशीट भी मिलती हैं और उसमें बहुत सारी चीजें तैयार की जाती हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, ये रिली की बनी हुई एक शर्ट जो है ना, वो मार्केट में बेचते हैं तकरीबन 15 से 20 हजार में, अगर आप अच्छे ब्रांड की लेने जा रहे हो। बल्कि इससे भी ज्यादा। जो बेडशीट्स हैं जो आप मार्केट में खरीदने के लिए जाएं, जो एग्जीबिशन में, तो वो बेडशीट्स भी आपको तकरीबन काफी महंगी पड़ती हैं। उनका नाम उनका और कमाई भी उनकी। बिल्कुल तो ये बड़ा अंडररेटेड वर्क है और इनको सही उजरत नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही और जबरदस्त रिपोर्ट इससे मुतालिक तैयार की है। अच्छा जी, कहते हैं कि जी हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और, इसमें कोई शुबा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि उसके दिखाने के दांत निकाल दिए जाते हैं बेचारे को, और इसके लिए बड़ा उनकी नस्ल खुशी भी होती है। खैर, हम उस हाथियों के मामले में नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक है बदीन से। और नाम क्या उनका? जी, नाम उनका है इरफान कमरानी, और जो इनके दिखाने के दांत हैं वो भी इनके ऑफकोर्स खाने के दांत है, और अपने दिखाने के दांतों से आपको पता है कि वो देगे उठा लेते हैं, फिर देगे उठा के वो डांस भी करते हैं। तो इसी वाले से हम देखते हैं अरसलान आराई की रिपोर्ट। रातों रात सोशल मीडिया स्टार बनने वाले 22 साला इरफान कमरानी का ताल्लुक जिले बदीन के शहर कड़ियो घंवर से है। दिलेर इरफान कमरानी यूं तो बावर्ची बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शादी ब्याह पर देगे बनाने के बाद उसी देग को साफ करके उसे दांतों के बल पर उठाकर वाक और रक्स भी खूब करता है। तकरीबन 2 साल हो गए वजन, हमारा काम ही वजन उठाने सीख रहे हैं तो उठाना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ मिलने आते हैं और यहाँ जो शादी वगैरह होती है, प्रोग्राम होते हैं, उनमें बुलाते भी हैं
डांस करने के लिए वगैरह वगैरह ये देगे उठाए। सोशल मीडिया पर इरफान की वीडियो वायरल होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों से लोग इरफान से मिलने आते हैं और उससे दांतों से देख उठवाकर चलकर दिखाने की रक्स की फरमाइश भी करते हैं। नौजवान के हौसले की दाद रसी के लिए दोस्त अहबाब पुरजोश रहते हैं। ये भी सही बात है कि दांतों से देख उठाता है, दूर दूर से लोग आते हैं उसको देखते हैं, इनाम भी देते हैं बिल्कुल उसको। जिले बदीन के नौजवान इरफान ने अपने हुनर से लोगों को हैरत ज़दा कर रखा है। अपने दांतों से 15 किलो की देग उठाने वाले इस नौजवान को मिलने की खातिर लोग दूर दूर से जिले बदीन का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन मुश्ताक अंसारी के साथ अरसलान नाराई, ARY न्यूज़ बदीन। और मेरे ख्याल से जो लोग जाते हैं और इनसे मिलते हैं इरफान से, वो कोशिश किया करें कि इनको जरा अच्छे थोड़े पैसे दे दिया करें, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट किस्म की चीजें वो ये कर रहे थे। अच्छा जी, अब आपको जाते जाते और यहाँ पर आपसे इजाजत लेने का अपना ख्याल रखिएगा। शाद रिया, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।